स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि ये हमारे पास जो है फ्लो चार्ट है सेल्स टैक्स लगाने के लिए। आपने किसी भी चीज़ के ऊपर सेल्स टैक्स लगाना है, जैसे फॉर एग्जांपल हम फैसला करते हैं कि हमने इस मार्कर के ऊपर सेल्स टैक्स लगाना है, तो ऐसे नहीं लगा देंगे कि मार्कर सेल्स टैक्स लगा दिया। हमने इन सब का जवाब तलाश करना है कि क्या कोई एक्टिविटी जो है वो टैक्सेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो सेल्स टैक्स नहीं लगेगा, अगर है तो क्या करेगा, सेल्स टैक्स लगेगा। उसके बाद अगला सवाल होगा कि एक्टिविटी लग गई पता, क्या गुड्स उसमें इन्वॉल्व है। अगर गुड्स इन्वॉल्व नहीं है तो सेल्स टैक्स नहीं लगेगा, अगर गुड्स इन्वॉल्व है तो क्या लगेगा, सेल्स टैक्स चार्ज होगा। फिर अगर गुड्स इन्वॉल्व हैं तो गुड्स की भी दो कैटेगरीज होंगी, एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल। अगर गुड्स एग्जेम्प्ट हैं सेल्स टैक्स नहीं लगेगा, गुड्स टैक्सेबल हैं फिर हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। और अगर गुड्स टैक्सेबल हैं, सप्लाई नहीं की तो सेल्स टैक्स भी चार्ज नहीं होगा, अगर सप्लाई की है तो हम क्या करेंगे, सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे। इस फ्लो चार्ट को ना आप टैक्सेबल एक्टिविटी के सामने यहाँ पे कहीं ना एज इट इज़ नोट्स के ऊपर ड्रॉ कर लीजिएगा, ताकि आपको सॉल्व करते हुए आसानी हो कि भाई हम जब टैक्स चार्ज कर रहे हैं तो उसका मेन फ्रेमवर्क क्या है, किस तरह से हमने लेके चलना है। अगर आप ज़रा आउटपुट टैक्स के डेफिनेशन के ऊपर आएंगे या इनपुट टैक्स की डेफिनेशन के ऊपर आएंगे, वहाँ पे आपने एक वर्ड जो है वो देखा होगा कि रजिस्टर्ड पर्सन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, और एक क्या वर्ड लिखा हुआ है, सप्लाई ऑफ गुड्स। रजिस्टर्ड पर्सन और सप्लाई ऑफ गुड्स। तो यहाँ से हमने सारी कहानी जो है वो क्या करनी है, आगाज़ करनी है। अब आपका जो ये डेफिनेशन है दैट इज़ टैक्सेबल एक्टिविटी, ये डेफिनेशन भी है, ये कंसेप्ट भी है, और ये आपका पहला कंसेप्ट है जिसमें से आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। स्प्रिंग 24 की अटैम्प्ट में आया भी हुआ है, इसलिए इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, समझना है। इससे पहले जितनी भी डेफिनेशन हमसे की हैं वो सारी कौन सी थी, रीड ओनली थी, पेपर में नहीं पूछेगा। लेकिन इसमें से वो आपसे क्या पूछेगा, सिनेरियोस पूछ रहा होगा। तो हमने सेल्स टैक्स लगाना है। कहानी का आगाज कहाँ से शुरू होगा, टैक्सेबल एक्टिविटी से। अगर कोई एक्टिविटी टैक्सेबल है तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा, सेल्स टैक्स चार्ज किया जाएगा। अगर कोई एक्टिविटी टैक्सेबल नहीं है तो उसके ऊपर हम सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन सवाल है कि टैक्सेबल एक्टिविटी कहते किसे हैं, टैक्सेबल एक्टिविटी होती क्या है, उसको ज़रा हम देखने हैं। आप इसको क्रैम नहीं करेंगे, आप इसको समझेंगे। पेपर में ये नहीं कहेगा डिफाइन टैक्सेबल एक्टिविटी, पेपर में वो आपको 4 से 5 सिनेरियोस गिवन कर देगा, उसकी बेसिस पे क्या पूछेगा, बताएं टैक्सेबल एक्टिविटी है या ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। आई गेस मेरे पास यहाँ पे बुक पड़ी है तो मैं आपको सवाल साथ ओपन कर ही देता हूँ। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारी बुक का, दैट इज़ स्प्रिंग 2024 में आया था, और कितने मार्क्स का, 5 नंबर का सवाल है। सवाल की रिक्वायरमेंट है, अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग आर कंसीडर टैक्सेबल एक्टिविटीज़। क्या ये उसने हमें जो 5 गिवन की हैं, क्या ये टैक्सेबल एक्टिविटीज़ हैं या नहीं हैं, इसके बारे में हमने क्या करना है, डिस्कस आउट करना है। कितने मार्क्स का ये, 5 नंबर का है। अब हम आते हैं टैक्सेबल एक्टिविटी पे। एक सेकेंड, स्प्रिंग 24 का था, और स्प्रिंग 24 में थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो भी आपको दिखाया है, पासिंग परसेंटेज क्या है, 27% है। मतलब ये 5 नंबर भी बच्चों के नहीं आए। 27% बच्चे ऐसे थे जो इसमें से पासिंग मार्क्स लेके बैठे हैं। आप ऑन एवरेज टेक्स्ट के पेपर में 8000 प्लस बच्चा अपेयर होता है। अब आप खुद ही कैलकुलेट कर ले, 8000 बच्चे में से 27% बच्चे ऐसे हैं जिसके इस एरिया में पासिंग मार्क्स आए हैं।
बाकी जो हैं बच्चे पासिंग मार्क्स तक सिक्योर नहीं कर पाए। अभी सवाल भी डिस्कस करते हैं, साथ हम ज़रा कंसेप्ट पे भी आते हैं, देखें क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। तो टैक्सेबल एक्टिविटीज़ का मतलब हमारे लिए क्या हुई, सुपर इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी रिसेंट सवाल भी आया, इसको देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। देखिए नाम ही हमें शो कर रहा है कि एक कोई ऐसी एक्टिविटी है। अब यहाँ पे जब एक्टिविटी की बात करते हैं तो बेसिकली ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है कि मुआशी एक्टिविटी है, इसमें कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई लेन देन का अमल हो रहा है, कोई कंसिडरेशन रिसीव हो रही है, कोई कंसिडरेशन एक्सचेंज हो रही है, किसी के पास कोई एसेट आ रहा है, किसी के पास से कोई एसेट जा रहा है, किसी का इनफ्लो है, किसी का क्या हो रहा है, आउटफ्लो। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती हैं, बाहर एक बंदा बैठा हुआ स्टॉल लगा चीजें बेच रहा है, ये भी क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक दुकान खुली है, ये भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप सेल्स कर रहे हैं, ये भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो वो जहां पे कोई माशी चीजें इन्वॉल्व है, ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व है, लेन देन का अमल है, उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। कहते हैं जी टैक्सेबल एक्टिविटी का मतलब है कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पर्सन कर रहा है। कौन कर रहा है, और पर्सन क्या मुराद है, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी या गवर्नमेंट, चाहे वो प्रॉफिट के लिए है चाहे वो प्रॉफिट के लिए नहीं है। देखिए अब प्रॉफिट के लिए हमें समझ आती है, जैसे आपने बिजनेस शुरू किया, आपने एसी की दुकान खोल दी, आप एसी बेच रहे हैं, ये फॉर द प्रॉफिट सेक ऑफ पर्पस है। लेकिन ये जो एनजीओज वगैरह होती हैं, इन्होंने कैफे शॉप खोली होती है, ये कलर डे कर देते हैं, ये आर्ट डे रख देते हैं, ये कोई स्पोर्ट इवेंट रख देते हैं, ये प्रॉफिट के लिए नहीं होता। आपकी एक फैक्ट्री है, आप फैक्ट्री में पंखे बना के बेच रहे हैं, आपने 10 पंखे जो हैं वो मस्जिद को सप्लाई कर दिए फ्री में। अब फ्री में आपने मस्जिद को सप्लाई कर दिए, क्या ये पैसे के लिए किया है, नहीं किया। वो कहता है भाईजान कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, चाहे उससे कोई प्रॉफिट हो रहा है चाहे वो आपकी नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए है, वो हमारी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी शामिल होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये 4 बातें, 4 सिनेरियोज हैं जिसको हमने यहां पर डिस्कस करना है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, वो क्या कहता है, कहता है एनी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम, कैरिड इन द फॉर्म ऑफ अ बिजनेस, ट्रेड और मैन्युफैक्चर, कि कोई भी ऐसा काम जो आप कारोबार की फॉर्म में कर रहे हैं। देखिए एक कबाड़ी है, उसका कारोबार है कि वो सारा स्क्रैप इकट्ठा करेगा आप लोगों से और आगे क्या करेगा, सप्लाई कर रहा होगा। वो किसकी फॉर्म में कर रहा है, बिजनेस की फॉर्म में कर रहा है। पुराना माल इकट्ठा किया, बेच दिया, तो ये उसके लिए क्या है, एक टैक्सेबल एक्टिविटी है। आप भी तो करते हैं काम, घर का सामान उठा के बेच देते हैं, बट ये आपके लिए कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं, लेकिन उस कबाड़े ही क्या है, ये टैक्सेबल एक्टिविटी है। दुकानदार है, कपड़े बेच रहा है, उसके लिए क्या है, कारोबार है, टैक्सेबल एक्टिविटी है। आप भी अपने कपड़े जाकर बेच देते हैं, आता है गली में पुराने कपड़े बेचने वाला, उठा देते हैं आप अपने कपड़े, बट आपके लिए टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। वो कहता है कोई भी एक्टिविटी जो आप कारोबार के फॉर्म में कर रहे हैं, वो क्या है, टैक्सेबल एक्टिविटी। ट्रेड की फॉर्म में, ट्रेड कहते हैं तजारत, सेल परचेज, वो क्या है आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी। या मैन्युफैक्चरिंग की फॉर्म में बना के बेच रहे हैं, वो क्या होगी, आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी होगी। इज दैट क्लियर। इस तरह पढ़ लें, साथ साथ पढ़ें, जो चीज़ें हाईलाइट करने वाली लिखें ताकि हम आगे चलें। बना के बेच रहे हैं, टैक्सेबल एक्टिविटी। आपकी दुकान है मोबाइल फोन्स की, ये भी क्या होगी, टैक्सेबल एक्टिविटी होगी। रेस्टोरेंट है, खाना बना के बेच रहे हैं, क्या है आपकी, ये सारी टैक्सेबल एक्टिविटी। क्यों, रेस्टोरेंट का बिजनेस है, आपका कारोबार कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगी, आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी जो है वो हो रही होगी। ठीक है। उसके बाद कहता है जी एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द सप्लाई ऑफ गुड्स, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप क्या कर रहे हैं, गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हायर वाले हैं, हायर वाले एसी बेच रहे हैं, हायर वाले जो हैं फ्रिज बेच रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं, ये इनके लिए क्या है, टैक्सेबल एक्टिविटी है। या रेंडरिंग सर्विसेज, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हायर वालों के पास आप जाएं, जी हमने एसी रिपेयर करवाना है, वो आपको एसी रिपेयर करवाने की सर्विसेज भी बेचते हैं। आप उनसे जाके इंस्टॉलेशन सर्विसेज लें, वो आपको इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी बेचते हैं। आप उनसे जाके वारंटी की सर्विसेज लें, वो आपको वारंटी सर्विसेज भी बेच रहे हैं।
ठीक है। वो आपको गुड्स भी बेच रहे हैं, वो भी टैक्सेबल एक्टिविटी है। अगर वो आपको सर्विस बेच रहे हैं, जी हम आपका आके इसे इंस्टॉल कर देंगे, 2000 रुपया लेंगे, ये भी क्या है उनके लिए टैक्सेबल एक्टिविटी है। या दोनों काम कर रहे हैं, गुड्स भी बेच रहे हैं और सर्विसेज भी बेच रहे हैं, ये भी क्या है टैक्सेबल एक्टिविटी है। कहते हैं जी आप एसी खरीद लो, हम आगे क्या करेंगे आपका एसी लगा देंगे, आप फ्रिज ले लें, हम आपको क्या करेंगे वारंटी प्रोवाइड कर देंगे, सारी क्या है ये टैक्सेबल एक्टिविटी है। इज दैट क्लियर? आपकी दुकान है, आप कंप्यूटर्स बेच रहे हैं, कंप्यूटर्स गुड्स हैं, फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, कंप्यूटर बेचने क्या होगी आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी। लेकिन आप वहां पे सॉफ्टवेयर भी बना के बेच रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर बना के क्या है सर्विस है, तो वो सर्विसेज बेचना भी क्या होंगी आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी कहला रही होगी। क्लियर है ये? पॉइंट नंबर सी सुपर इंपॉर्टेंट। कहते हैं जी वन ऑफ एडवेंचर और कंसर्न इन नेचर ऑफ अ ट्रेड। वन ऑफ एडवेंचर का मतलब है कि एक दफा काम करना है, आपकी रूटीन नहीं है, आप वन टाइम काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस जो है वो है गंदम बेचने का, आपका गंदम का गोदाम है, आप क्या करते हैं गंदम ही बेचते हैं सिर्फ। लेकिन आपको लगा पता कि यार चीनी जो है ना उसकी बड़ी डिमांड है, आगे शॉर्ट भी होने लगी है, आपने कहा यार पैसे कमाते हैं, आपने 50 चीनी की बोरियां ली और आपने उनको बेच दिया। ज़िंदगी में ना पहले कभी बेची हैं ना आगे आपका बेचने का इरादा है, लेकिन आप कारोबार कर रहे थे उसमें आपने वन टाइम क्या किया, ये चीनी बेच दी है, ये भी क्या कहलाएगी आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी जो है वो कंसिडर हो रही होगी। तो वन ऑफ एडवेंचर का मतलब है जो आपने एक बार काम करना है, वन टाइम करना है अपने बिजनेस में, ये भी क्या होता है आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी कहला रही होती है। आपने अक्सर देखा होता है काफ़ी ऐसी शॉप्स होती हैं, काफ़ी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक दुकान है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की है, बेच रही है, लेकिन जैसे ही कोई चीज़ की हाइप आती है वो भी शुरू कर देते हैं, वन टाइम बेचते हैं, बाद में पैसे कमा लेते हैं, बाद में वो नहीं बेच रहे होते। तो ये सारा कुछ क्या है आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी कहला रही होती है। फिर पॉइंट नंबर डी सुपर इंपॉर्टेंट, कहता है इसको समझिएगा, एनीथिंग डन जो आपने कर लिया और अंडरटेकन ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि आपने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट की। अब स्टार्ट करने का मतलब है आपने कोई बिजनेस शुरू किया, बिजनेस शुरू करते हुए अगर आपने कोई काम किया है ये भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब आपने एक नई फैक्ट्री बनाई, नई फैक्ट्री बनाते के साथ फ़ौरन आपकी सेल्स तो नहीं होंगी, आप क्या करेंगे आप कोई सैंपल्स बनाएंगे, आप कोई प्रोटोटाइप्स बनाएंगे, आप सैंपल बनाएंगे या सैंपल इंपोर्ट करेंगे, फिर जाकर उन्हें बेचेंगे ना बाद में। तो ये कारोबार शुरू करते हुए अगर आपने कोई सैंपल्स वगैरह बनाए हैं, कोई इस तरह की टेस्टिंग वगैरह की है, ये भी क्या शुमार होगी आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी शुमार होगी। या टर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपका कारोबार ख़त्म हो रहा है, आपने फैसला किया मैं अपनी दुकान बंद कर रहा हूँ, मैंने कारोबार नहीं करना, उस दौरान आपके पास कोई गुड्स पड़ी हुई हैं, कुछ आपने चीज़ें वगैरह बेच दी हैं या बेचना चाह रहे हैं, बना ली हैं, वो भी क्या कहलाएंगी आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी कहला रही होगी। तो अगर आप ये 4 पॉइंट देखें तो ये सारा कुछ क्या है आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी है, कि कोई भी काम जो आप कारोबार की फॉर्म में कर रहे हैं, ट्रेड की फॉर्म में कर रहे हैं, बिजनेस की फॉर्म में कर रहे हैं, वो क्या है टैक्सेबल एक्टिविटी है। कोई भी आपकी गुड्स की सप्लाई है, सर्विसेज की सप्लाई है, बहुत है, वो क्या है आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी है। कारोबार में कोई वन ऑफ एडवेंचर कर दिया, क्या कर दिया वन ऑफ एडवेंचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन ऑफ एडवेंचर, एक दफ़ा काम करना, वो भी क्या है टैक्सेबल एक्टिविटी है। या आप अपना कारोबार शुरू करते हुए कोई काम कर लो, या कारोबार ख़त्म करते हुए कोई आपने इवेंट कर लिया, कोई सेल्स या कोई परचेज कर ली, कोई इंपोर्ट कर लिया, कोई सैंपल्स बना ली, ये भी क्या कहलाएगी आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी कहलाएगी। लेकिन इन चारों पॉइंट में ना एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, ईद के दिन है और एक खातून जो है वो मेहंदी लगाने की बड़ी एक्सपर्ट है, वो फ्री में मेहंदी लगा देती है, ठीक है, पैसे चार्ज नहीं करती। बेशक उसने 10 लोगों को लगाए हैं, पैसे चार्ज नहीं किए, ये कभी भी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। क्यों? बिकॉज इसमें कोई इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व नहीं हुई, कोई ट्रांजैक्शन का इन्फ्लो नहीं हुआ, कोई कंसिडरेशन रिसीव नहीं हुई। लेकिन अगर वही पैसे चार्ज कर ले, नाउ बेशक वो अपने घर में बैठ के लगा रही है, उसके लिए क्या बन जाएगी टैक्सेबल एक्टिविटी। ठीक है, एक खातून है वो गली के 4-5 बच्चों को पढ़ा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं ले रही, ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर वो उनके पैसे चार्ज कर लेगी, वो क्या हो जाएगी टैक्सेबल एक्टिविटी हो जाएगी। अब घर में बैठे हुए कभी कभी जो है आप ड्राइंग कर देते हैं, किसी दोस्त को कर दी, या कोई गेम इंस्टॉल कर देते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना देते हैं,
टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। बट आप उसके अगर पैसे चार्ज करना शुरू कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी, बिकॉज द हाईलाइटेड वर्ड इज दैट कि ये क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जहाँ पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का वर्ड आता है इसका मतलब क्या है, आपको कुछ कंसिडरेशन आ रही है और आपसे कुछ कंसिडरेशन क्या है जा रही है, फिर ये क्या होगी आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी होगी। इज दैट क्लियर? ये तो हमें समझ लग गया कि ये टैक्सेबल एक्टिविटी में आएगा। अगर आप इसको पढ़ते हैं ना, आप चारों पॉइंट्स को पढ़ते हैं तो तकरीबन हर चीज़ तो टैक्सेबल एक्टिविटी है, ऐसा है कि नहीं? आपको जहाँ पैसे मिल रहे हैं वो क्या है, टैक्सेबल एक्टिविटी है। तो आप बेचोगे सही, आप बेचोगे सही, वो गुड्स बेचनी तो है ना। आपने फैसला किया दिया आप कारोबार नहीं कर रहे, आपके वेयर हाउस में 5 AC पड़े हुए हैं, क्या करोगे उनको, बेचोगे ना, तो वो एक्टिविटी है आपकी। ये 4 पॉइंट तो हमें बताते हैं कि हर टैक्सेबल एक्टिविटी है, लेकिन इससे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है अगर आप बुक पे आएंगे वो है इसकी एक्सेप्शन, कि कौन कौन सी चीज़ें टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करें इसको, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। टैक्सेबल एक्टिविटी में क्या आएगा ये मैटर नहीं करता, टैक्सेबल एक्टिविटी में क्या नहीं आएगा ये मैटर करता है। बिकॉज वो 4 पॉइंट पढ़ेंगे तकरीबन हर चीज़ टैक्सेबल एक्टिविटी है। एक कबाड़ी है वो भी क्या है, टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहा है। इवन जो सभा लोड वाली है वो भी क्या कर रही है, टैक्सेबल एक्टिविटी कर रही है। तो सवाल है कि टैक्सेबल एक्टिविटी में क्या नहीं आएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे पहला आता है एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज। क्या, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज, इसको जरा समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल एक आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट का काम है नक्शे वगैरह बना के देते हैं। अगर वो किसी कंपनी में काम कर रहा है और उसको कंपनी में नक्शे बनाने की सैलरी मिल रही है, तो वो जो नक्शे बनाने की सर्विसेज दे रहा है ये कभी भी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं आएगी। आप अकाउंटेंट हैं, आप एक फर्म में काम कर रहे हैं, आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आप उसको अपनी अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, सुबह आते हैं शाम तक उसके क्या कर रहे हैं, अकाउंट सीधे कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इस सर्विसेज के बदले वो क्या पे किया जा रहा है, सैलरी। ये सर्विसेज आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर वही आर्किटेक्ट किसी कंपनी में काम नहीं करता, इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है और नक्शे बना के बेचता है, अब उसके लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल एक्टिविटी। आप अकाउंटेंट हैं, आप किसी कंपनी में काम नहीं करते, आप घर बैठे हुए हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, अपनी अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपके लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल एक्टिविटी। इसका मतलब सिंपल वर्ड में, किसी भी काम करने की अगर आपको तनख्वाह मिल रही है, किसी भी काम करने की अगर आपको सैलरी मिल रही है, तो वो चीज आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होती, बल्कि वो आपकी सैलरी का पार्ट होती है। अगर आपको कोई भी काम करने की तनख्वाह मिल रही है तो वो किसका पार्ट होती है, आपकी सैलरी का पार्ट होती है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल एक है आपके पास एडिटर जो वीडियोस एडिट करता है। जस्ट एक एग्जांपल हम लेते हैं कैमरामैन की। कैमरामैन है, अगर वो यहाँ पे हायर हुआ है, उसका काम है वीडियो रिकॉर्ड करना, उसको इस वीडियो रिकॉर्ड करने की सैलरी मिल रही है। अब क्या कैमरामैन जो है वो सर्विसेज दे रहे, क्या उसकी सर्विसेज देना इकोनॉमिक एक्टिविटी है? अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसको पैसे मिल रहे हैं, काम भी करके दे रहा है, तो ये टैक्सेबल एक्टिविटी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम उससे ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं और उसको हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन यही कैमरामैन आए कि ठीक है मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, मैं आपसे पर वीडियो इतना चार्ज करूंगा तो पैसे लूंगा, नहीं करूंगा तो पैसे नहीं लूंगा। अगर वो इस तरह आता है प्रोजेक्ट बेस के ऊपर, तो फिर इसकी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल एक्टिविटी हो जाएगी। सैलरी दे रहे हैं तो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? पॉइंट नंबर बी कहता है एनी एक्टिविटी कैरीड ऑन बाय एन इंडिविजुअल एज अ प्राइवेट रिक्रिएशनल परसूट और अ हॉबी। सिंपल सा मतलब है कि जो आप अपनी हॉबी के तौर पे काम करते हैं, अपने लेजर टाइम के तौर पे काम करते हैं, फ़न के लिए काम करते हैं, वो कभी भी आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होती। किसान फसल उगाता है, सब्जियां उगा रहा है, उसका खेत है, सब्जियां उगाता है, बेचता है, ये टैक्सेबल एक्टिविटी है। लेकिन एक बंदा है, उसके घर में उसने लॉन बनाया हुआ है, उसने होम गार्डनिंग की हुई है, वो सब्जियां नहीं बेच रहा,
उसने जो यहाँ पे सब्जियाँ उगाई है ये उसकी रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, उसकी हॉबी है, ये कभी भी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। इज दैट क्लियर? समझ लगी? जो आप खुद काम कर रहे हैं ना, खुद काम कर रहे हैं अपने शौक से, जिसके आप पैसे चार्ज नहीं करते, वो कभी भी आपके टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कहलाती। और थर्ड, जो पॉइंट नंबर बी है ना, इसको आगे ब्रैकेट में लिखें, दिस इज फॉर इंडिविजुअल। यहां पे उसने देखें क्या वर्ड लिखा हुआ है, अगर आप बुक पे आए आप हाईलाइट करें क्या वर्ड लिखा हुआ है, इंडिविजुअल। ये किसके लिए है? इंडिविजुअल के लिए, बिकॉज हॉबीज किसकी होंगी? इंडिविजुअल की होंगी। हॉबीज किसकी होंगी? इंडिविजुअल की होंगी। क्लियर है? पॉइंट नंबर सी जो है ना, इसको जरा फोकस कीजिएगा, पॉइंट नंबर सी जो है ये पॉइंट नंबर बी ही है, बट दैट इज फॉर एओपी एंड कंपनी। दैट इज फॉर एओपी एंड कंपनी। किसान, एग्जाम्पल तो सिर्फ मैं किसान की, किसान जो है वो क्या करता है, सब्जियां उगा रहा है, बेच रहा है, ठीक है। एक कंपनी है, कंपनी का भी एक लॉन है, उन्होंने भी वहाँ पे क्या की हुई है, सब्जियां उगाई हुई है, जिनको क्या करते हैं, कट करते हैं और सैलड में इस्तेमाल कर लेते हैं, बाहर नहीं बेचते, बट गार्डन बनाया हुआ है, वहाँ पे क्या करते हैं, कट करते हैं। या एक कंपनी है, उन्होंने कंपनी के साथ एक खेत लिया हुआ है, वहाँ पे वो गंदम उगाते हैं, उसी गंदम को बड़ा सारा इस्तेमाल करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री में रोटी खिला देते हैं। ये एक्टिविटी रिक्रिएशनल है, उन्होंने खुद गंदम उगाई है, खुद उसको क्या कहते हैं, काटते हैं, और क्या करते हैं, पूरा साल अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री में रोटी खिला रहे हैं। लेकिन ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है, ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है, बिकॉज ये क्या है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी है। तो देखा जाए इसमें और इसमें, बी और सी, बी स्पेसिफिकली था इंडिविजुअल के लिए, बिकॉज आपकी हॉबी है, मेरी हॉबी है, इनकी हॉबीज़ है, तो हम कोई काम हॉबी के तौर पे कर रहे हैं, वो तो कभी भी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होगा। सिमिलरली कोई कंपनी काम करती है या कोई एओपी काम करती है एज अ रिक्रिएशनल, वो भी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक पेंट वाली कंपनी है और वो पेंट बना के बेच रही है, पेंट बना के बेचेगी, टैक्सेबल एक्टिविटी है। वो जाती है एसओएस में, जाती है किसी ऑर्फन हाउस में, और वहाँ पे जाके कलर डे सेलिब्रेट करके आ जाती है, जाके दोबारा रंग के आ जाती है। या अपने ही ऑफिस में क्या करती है, एक ईद मिलन पार्टी अरेंज कर देती है। एक्टिविटी तो ये भी है, बट ये रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, ये टैक्सेबल एक्टिविटी शुमार नहीं होगी। इज दैट क्लियर? अब ये सारे पॉइंट्स पढ़ लें, इस पॉइंट के नीचे ना एक टेबल बना होगा, ज़रा उसको भी रीड आउट कीजिएगा, फिर मैं आपके साथ ये पास्ट पेपर का सवाल जो स्प्रिंग 24 का आया है, जो हम आज डिस्कस करते हैं कि इसका हमने जवाब कैसे लिखना था, कैसे नहीं लिखना था। जल्दी करें, इसको रीड आउट करें, ताकि आपको समझ आए कि टैक्सेबल एक्टिविटी में क्या आता है, क्या नहीं आता। इस टैक्सेबल एक्टिविटी के नीचे अगर आप देखेंगे तो एक बॉक्स बना होगा, आपको हर एक पॉइंट की एग्जांपल दी हुई है कि वन ऑफ क्या होता है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, आईटी सर्विसेज, समझाने के लिए, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दी हुई है। इससे ज़रा एक दफ़ा पढ़ लें, फिर हम इसका पास्ट पेपर का सवाल डिस्कस करते हैं, ताकि आपका एक पास्ट पेपर का सवाल जो रिसेंट आया है, जो वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन है, वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और ये वर्स्ट अटेम्प्टेड सवाल है, 27% बच्चे सिर्फ इसमें से पासिंग मार्क्स ले पाए थे। भाई पैसे लेते हैं, वो टैक्सेबल है, उनकी वो कौन सी रिक्रिएट, एक है टूर गाइड, चलिए आ जाए, मैं आपसे रुपया चार्ज नहीं करूँगा, आए मैं आपको घुमा के आता हूँ, डैट इज़ अ रिक्रिएशनल। वो आपसे चार्ज कर रहा है प्रॉपर पैसे, वो सिर्फ आपसे नहीं, जो बंदा आता है हर एक से चार्ज करता है, उसका प्रॉपर बिजनेस है।
पढ़ लिया। अब हम देखते हैं, ये आपके सामने स्प्रिंग 2024 का सवाल है, 5 नंबर का। रिक्वायरमेंट, आपने कैफ में एक हैबिट ऑप्ट करनी है हर पेपर में, हर सब्जेक्ट के, कि सवाल की हमेशा पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है। रिक्वायरमेंट पढ़ के फिर आपने सवाल शुरू करना है कि उसने पूछा क्या है, पहले ये पता हो, फिर सवाल आपने पढ़ना। अब इसकी रिक्वायरमेंट स्टार्ट पे लिखी हुई है, कहता है अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 ब्रीफली एक्सप्लेन। अब देखें, ब्रीफली एक्सप्लेन का मतलब क्या है कि 1 लाइन आप सेंटेंस लिख के बताएंगे। एक्सप्लेन खाली वर्ड लिखा होना तो थोड़ा सा आप 1 और 2 लाइंस में प्रॉपर रहेंगे। ब्रीफली का मतलब है सिर्फ आपको 1 लाइनर एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ये क्या है और क्यों है। वेदर द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड आर टैक्सेबल एक्टिविटीज़, ये उसने हमें 5 एक्टिविटीज़ बताई हैं, क्या ये टैक्सेबल एक्टिविटीज़ हैं या नहीं है, ये हमने बताना है। पहला है, नदीम रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ रुपीज़ 2,50,000 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2024 फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। क्या ये टैक्सेबल एक्टिविटी है? अभी हमने पढ़ा है कि जो एम्प्लॉयर्स से पैसे मिलते हैं ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होते, आपने यही लिखना है। फिर है, जहाब provided consultancy services to his brother for his startup business for an agreed amount of consideration। टैक्सेबल एक्टिविटी का सेकंड पॉइंट के एंड पे क्या लिखा हुआ है कि आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, वो क्या है? टैक्सेबल एक्टिविटी है। तो बेशक आपने अपने सगे भाई को सर्विसेज दी हैं, उसने आगे लिखा है एग्रीड अमाउंट के लिए। जब उसने एग्रीड अमाउंट का जिक्र कर दिया, इसका मतलब कंसिडरेशन रिसीव हो रही है, तो इसलिए ये क्या है? टैक्सेबल एक्टिविटी है। फिर है, शाहजेब प्लेड द पियानो, एन इंस्ट्रूमेंट ही हैज़ प्लेड सिंस चाइल्डहुड एट हिज पेरेंट्स एनिवर्सरी पार्टी। तो ये क्या टैक्सेबल एक्टिविटी है? नहीं। ये वही हिसाब है, एक है राहत फ़तेह अली ख़ान और दूसरा है चाहत फ़तेह अली ख़ान। अब जो राहत फ़तेह अली ख़ान है वो एक प्रोफेशनल सिंगर है, वो क्या करेगा? गाना गाने के पैसे लेगा। जो चाहत फ़तेह अली ख़ान है वो गाना तो गा लेगा, हम उसको उसका मुंह बंद करने के पैसे देंगे, भाई तू ना गाया कर। वो लोगों देखे ना, राहत फ़तेह अली ख़ान के कॉन्सर्ट की फ़ीस होती है एंट्रेंस की, इसकी एंट्रेंस फ्री है, इसके एग्जिट के पैसे रखे हुए इन्होंने। तो ये क्या है? आपका एक
कदर ही उसका कभी सुने कोई इंटरव्यू, जी मैं तो शौक के लिए गाता हूँ, मैं पैसे चार्ज नहीं करता, तो वो उसके लिए क्या है, टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन जो राहत फ़तेह अली खान है उसके लिए क्या है, ये टैक्सेबल एक्टिविटी है। फिर फुरकान, अब ये पॉइंट देखते हैं। फुरकान हु वर्क्स एज एन अकाउंटेंट फॉर बिनिश इंटरप्राइजेज ओन्ड बाय मिस बिनिश गिव्स मैथ्स ट्यूशन टू बिनिश डॉटर इरहम फॉर अ मंथली फ़ी ऑफ ₹20,000। ये क्या है, टैक्सेबल एक्टिविटी है। देखें वो काम कर रहा है अकाउंटेंट का, तो जो अकाउंटेंट की सैलरी मिल रही होगी वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन उसकी बेटी को पढ़ाना इसकी सैलरी नहीं दे रहा, वो ये तो अलहदा से सर्विसेज दे रहा है, तो ये क्या है, टैक्सेबल एक्टिविटी है। फिर है कुरतुलैन, अ होम मेकर विद अ हॉबी ऑफ बेकिंग केक्स एंड पेस्ट्रीज rented a stall at the Karachi Food Festival and sold her baked items। सर देखें सिंपल सी बात है, अगर उसकी हॉबी होती ना बेकिंग वगैरह की, घर में कर रही होती, करता नहीं करती, तो ये क्या होनी थी, टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं थी। लेकिन उसने स्टॉल लगाया और वो कंसिडरेशन रिसीव हो रही है, वो केक्स वगैरह बेच रही है, तो इसलिए क्या है, ये टैक्सेबल एक्टिविटी कंसिडर होगी। इज दैट क्लियर। ये आपके सामने स्प्रिंग 24 का सवाल है 5 नंबर का, इसका अभी आपके सामने शो किया कि वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन था। 27% स्टूडेंट्स के सिर्फ इसमें पासिंग मार्क्स हैं। ये सिर्फ स्टेटमेंट है। हाँ, यस और नो के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, जैसे आपने कहा था पहले वाला जी, वो नहीं है, सिंपल कह देंगे नो इट इज़ नॉट अ टैक्सेबल एक्टिविटी बिकॉज ही इज़ रिसीविंग सैलरी। बता तो रहे हैं बिकॉज ही इज़ एम्प्लॉयमेंट, तो ये 1 लाइन में पूरा हो गया। ये 5 नंबर हैं और आपके सामने था अभी कि 27% स्टूडेंट के पास मार्क्स आए, बाकी लोग नहीं कर पाए। द प्रॉब्लम इज़ डैट बच्चे इसको पढ़ते नहीं है। अब ये जो डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस की है टैक्सेबल एक्टिविटी की, टैक्सेबल एक्टिविटी का पहला सिनेरियो यही आया। इससे पहले पास पेपर में एक दफ़ा आया हुआ है डिफाइंड टैक्सेबल एक्टिविटी, उसकी डेफिनेशन है जी मीन्स एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय अ पर्सन वेदर और नॉट फॉर प्रॉफिट। ये सिर्फ एक दफ़ा आया हुआ है। एक दफ़ा पास पेपर में सवाल आया हुआ है कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू टैक्सेबल एक्टिविटी, ये 3 है कि जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज हैं, जहाँ पे आपकी हॉबीज़ वगैरह, ये है। इसमें से ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया। अपने वर्ड्स में, मैंने आपको क्रैमिंग इसलिए नहीं कहा, आप सिर्फ अपने वर्ड्स में लिखें, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। टैक्स का पेपर है, ये लॉ का पेपर नहीं है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने आए हैं, आपने इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है, आपने जवाब देने हैं, आपने लॉ को रिप्रोड्यूस नहीं करना। आप वकील नहीं बनने आए कि आप एज इट इज़ सेक्शन नंबर लिखेंगे, आप उसको वर्ड टू वर्ड प्रोड्यूस करेंगे। अगर आप ये हो चलेंगे ना हॉबिट, ये आपकी हैबिट होगी, आपका सीए नहीं होगा। आप कैफ 1 से शुरू करें, आप कैफ 8 तक जाएं, आप देखें क्रैमिंग वाले एरियाज़ हैं कितने। आप 2022 से पेपर पकड़ें आई कैप के, आप सारे क्वेश्चन पेपर पकड़ लें, सारे सॉल्यूशंस पकड़ लें, आप उनको कंपेयर कर लें, आप आई कैप के एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ लें, वो खुद कहता है भाई क्रैमिंग नहीं है। आपको सिंपल कहता है कि मैंने सवाल पूछा है, आप मुझे उसको एक्सप्लेन कर दो, टू द पॉइंट एक्सप्लेन कर दो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। हम आगे जब मूव करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएंगे, इनकम टैक्स में, वहाँ पे लिखेंगे कोई 5 नंबर का सवाल आए हैं। 5 नंबर का सवाल है, उसका जवाब सिर्फ 1 लाइन है, सिंगल 1 लाइन। आगे जाके सेल्स टैक्स में होगा रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन, उसमें पूरा सिनेरियो है एक 4 नंबर का, उसका जवाब पता है क्या है, नो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। जस्ट ये 1 लाइन लिखनी है, 4 नंबर है। भाई ये जो आई कैप जो है ना, वो सिर्फ कहता है मुझे रेलेवेंट जवाब चाहिए, टू द पॉइंट। बच्चे समझ ही नहीं पाते। तो पेपर आपका कंसेप्चुअल है, उसने आपसे टेक्निकल नॉलेज पूछनी है, उसने ये पूछना है कि भाई मैंने आपको बता दी टैक्सेबल एक्टिविटी में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, पढ़ लिया। अब उसने ये नहीं पूछा, उसने क्या किया है, उसने आपको सिनेरियो गिवन कर दिया है, आप ये सिनेरियो पढ़ के रिलेट कर रहे हैं क्या टैक्सेबल एक्टिविटी है या नहीं। जैसे आपने खुद पढ़ा कि हाँ फुरकान अकाउंटेंट के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन फ़ौरन दिमाग में गया अकाउंटेंट को सैलरी मिलेगी, टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन आगे कहा कि भाई उसको जो पैसे मिल रहे हैं वो तो पढ़ाने के मिल रहे हैं, वो जॉब में नहीं आता, तो इसलिए वो क्या है, टैक्सेबल एक्टिविटी है। आपने खुद पढ़ा कि वो जो घर में उसकी हॉबी है बेकिंग की, वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है, बट वो जो केक्स बेच रही है वो क्या है, उसकी टैक्सेबल एक्टिविटी है। तो आपने अपने आप को सिनेरियो से इस तरह रिलेट करना होता है।
ये है असल तरीका कि आपने पढ़ लिया, आपने समझ लिया, अब आपने क्या करना है, रिलेट करना है। तो जो बुक है ना, बुक का आपको एडवांटेज मिलेगा, जितने भी सिनेरियो बेस्ड डेफिनेशंस या कंसेप्ट है ना, उसके नीचे उसकी एडिशनल एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशन जो है वो गिवन है। अगर आप टेक्सटेबल एक्टिविटी बुक में देखते हैं जाके, तो उसके फ़ौरन नीचे एक टेबल बना हुआ है, देखा है आपने, उसे पढ़ा है, तो वो एक्सप्लेनेशंस के तौर के ऊपर, ताकि जब आप उसको पढ़ रहे हो आपको कोई भी अनसीन सिनेरियो समझ आ जाए। इवन आगे जाके आपको काफ़ी कुछ नज़र आएगा जो उर्दू में भी लिखा होगा। आगे जाके कुछ जो डिफ़िकल्ट टेक्निकल टॉपिक्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन किताब के अंदर उर्दू में गिवन है, ताकि आपको याद करते हुए कंसेप्ट को रिटेन करते मसला ना हो। हमारे लिए कंसेप्ट की रिटेंशन इंपॉर्टेंट है, ये अंग्रेजी इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक आप कहें जी आप हिल हिल के याद कर रहे हैं एक्टिविटीज़ ऑफ एन एम्प्लॉय प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन दैट कैपेसिटी टू एम्प्लॉय, भाई ये नहीं है। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयमेंटशिप के पैसे मिलेंगे, वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है, ये याद होना चाहिए। ये वर्ड टू वर्ड आपने याद नहीं करना, टेक्स्ट में रटा नहीं है, क्रैमिंग नहीं करनी है आपने। जो क्रैमिंग वाला एरिया आएगा वो बता दूंगा, जहाँ पे क्रैम करना होता है। और एक चीज़ ज़्यादा, क्रैमिंग का मतलब होता है एज इट इज़ प्रोड्यूस करना। रट्टे का मतलब होता है कि आपने क्राइम किया, वर्ड टू वर्ड लिखना है। वो सिर्फ वहाँ पे रट्टा आप लगाते हैं जहाँ पे आपने डेफिनेशंस लिखनी हो। डेफिनेशंस को आप रिप्रोड्यूस नहीं करते। और टैक्स में अब तो वो डेफिनेशंस पूछता ही नहीं है, बहुत कम डेफिनेशंस है। हम इनकम टैक्स से शुरू करें और सेल्स टैक्स पे एंड करें ना, तो हार्डली 10 डेफिनेशंस बनती हैं जो क्राइमिंग वाली हैं। लेकिन जहाँ पे क्राइमिंग वाला एरिया आएगा आपको वहाँ पे उनके एक्रोनिम्स मिल जाएंगे, आप उनको एक्रोनिम्स की बेसिस पे क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। गॉट इट? समझ लगी? तो जो हमने स्टार्ट किया था कि जब हमने सेल्स टैक्स चार्ज करना है तो क्या था असूल? पहला क्या देखना है, टैक्सेबल एक्टिविटीज़। टैक्सेबल एक्टिविटी है या नहीं है। अगर टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है तो सेल्स टैक्स का सवाल पैदा ही नहीं होता। अगर टैक्सेबल एक्टिविटी है फिर हम क्या चलेंगे, आगे मूव करेंगे। इज दैट क्लियर? और जब आगे की बात करते हैं तो सेल्स टैक्स का असूल है सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए। हमें लग गया पता कि भाई टैक्सेबल एक्टिविटी है, समझ आ गई। अब अगले इसमें क्या है, गुड्स। गुड्स क्या होती हैं उनको हमने क्या करना है, यहाँ पर डिस्कस आउट करना है। क्या गुड्स क्या होती हैं, इनको हमने क्या करना है, डिस्कस आउट करना है। अब गुड्स के ऊपर मार्क करें इम्पॉर्टेंट, और ये आपका फिर लर्निंग के लिए है, और ये न्यूमेरिकल्स में एडजस्टमेंट आती है। आप इसको लिखें 4 न्यूमेरिकल एडजस्टमेंट। क्या लिखें गुड्स को, अगर आगे आएगा लिखें 4 न्यूमेरिकल एडजस्टमेंट। इंपॉर्टेंट है, ये भी क्रैम नहीं करनी, ये भी आपने समझनी है। देखें अब मैं आपको समझाता हूँ गुड्स का मतलब क्या है। तमाम मूवेबल प्रॉपर्टी, तमाम मूवेबल एसेट्स, ये क्या है, आपकी गुड्स हैं। ये मार्कर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये गुड्स हैं। एसी जो है वो एक क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये गुड्स हैं। व्हीकल, जनरेटर, टीवी, कुर्सी, मेज़, चाय, बिस्किट्स, बोतलें, ये सारी क्या हैं, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं। कपड़े, सब्जियां, ये सारी क्या हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी हैं। तो जब हम गुड्स की बात करें में, गुड्स में सारा कुछ क्या आएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी जो है इसको सप्लाई करोगे, इसके ऊपर क्या होगा, सेल्स टैक्स चार्ज होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड एंड बिल्डिंग। क्या? लैंड एंड बिल्डिंग। ज़मीन की खरीदो फरोख्त के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगता, लिख लें। वो आपको क्या करेगा, वो आपको पूरा एक गिवन करेगा न्यूमेरिकल, और वहाँ पे कह देगा ये बिजनेस ने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो 20 मिलियन की बेच दी है। भाई प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। क्यों? बिकॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी तो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती। तो जो चीज़ गुड्स में नहीं आती उसके ऊपर कभी भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। उर्दू में लिख लें बेशक, ज़मीन की खरीदो फरोख्त के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। उर्दू में लिख लें ताकि आपको पता हो कि भाई अगर न्यूमेरिकल में उसने कहीं पे गलती से लिख दिया कि आपने लैंड बेचा है या बिल्डिंग बेची है, इसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। और रीज़न क्या है, क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये गुड्स नहीं है। जो चीज़ गुड्स ही नहीं है उसके ऊपर सेल्स टैक्स का सवाल पैदा ही नहीं होता। अभी हमने जो ट्री बनाया उस पर लिखा हुआ था कि पहले क्या होगी, टैक्सेबल एक्टिविटी, सेकंड क्या है, गुड्स होने चाहिए। जो गुड्स हैं
उसके लिए कहानी चलेगी आगे, जो गुड्स नहीं है उसके लिए कहानी आगे नहीं चलेगी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। अब आप प्रैक्टिकल लाइफ में सुनते हैं जी प्रॉपर्टी बेची है टैक्स पे करना है, सुनते हैं ना, ज़मीन बेची, भाई वो इनकम टैक्स होता है, उसकी हम बात करेंगे इनकम टैक्स में। हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, सेल्स टैक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो वो इसके ऊपर चार्ज नहीं होता। फिर गुड्स की डेफिनेशन में इन्होंने लिख दिया है प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि बिजली को पैदा करना, तकसीम करना, ये भी क्या है, गुड्स है। इसलिए आपकी बिजली के बिलों के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होता है। क्यों? कि लॉ ने कह दिया है कि बिजली भी हमारे लिए क्या है, गुड्स है, इसलिए जब आपको बिजली दी जाती है उस पर क्या होता है, सेल्स टैक्स चार्ज होता है। और इसने यहाँ पे लिखा है कि गुड्स में एक्शनेबल क्लेम्स भी नहीं आते। क्या नहीं आते? एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है कि आप फ्यूचर में इसके ऊपर क्या लेंगे, एक्शन ले रहे होंगे। जैसे इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट वगैरह ये आ रहे होते हैं, ये भी गुड्स का एग्जाम्पल नहीं बनती। एक्शनेबल क्लेम की ना सबसे जो बेस्ट एग्जांपल जो 2015 के न्यूमेरिकल में आ चुकी है वो है डिस्काउंट कूपन्स। ये आपके न्यूमेरिकल में स्प्रिंग 2015 में आ चुका हुआ है, वो है डिस्काउंट कूपन। डिस्काउंट कूपन्स क्या होते हैं वो देखते हैं। आप फॉर एग्जांपल आज जाते हैं, आप शॉपिंग करते हैं, 10,000 रुपये की आपने शॉपिंग की, जब आपको बिल दिया तो उन्होंने बिल देते हुए आपको 1,000 रुपये का कूपन दे दिया। अब उसने आपको कूपन दिया और ये कह दिया कि भाई आप अगली दफ़ा आइएगा, अगर अगली दफ़ा आपने आके 20,000 रुपये की शॉपिंग की, आप हमें ये कूपन दीजिएगा, हम आपको 1,000 रुपया छोड़ देंगे। ये है डिस्काउंट कूपन का कंसेप्ट। आपको कूपन दिया है, कब? नेक्स्ट टाइम आइएगा, इतने की शॉपिंग कीजिएगा, फिर क्या करेंगे, हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो ये एक्शनेबल है। हुआ तो नहीं ना? माइट भी आप अगले माह शॉपिंग ना करें, आप अगले माह शॉपिंग करने जाएं, आपकी इतने की शॉपिंग ना हो, आप जाएं शॉपिंग करने, कूपन एक्सपायर हो गया हो, तो इस पे एक्शन लिया जा सकता है, लिया नहीं है। तो वो तमाम चीज़ें जो फ्यूचर में एक्शनेबल होती हैं वो भी कभी भी गुड्स नहीं होती। इज दैट क्लियर? ये 2015 का न्यूमेरिकल है कि उसने कोई डिस्काउंट कूपन इशू किया हुआ था, उसके ऊपर सेल्स टैक्स हमने नहीं लगाया। क्यों? बिकॉज वो गुड्स में शामिल नहीं होता। इसके अलावा पैसे, मनी, कैश, इसके ऊपर भी सेल्स टैक्स नहीं लगता। कभी ऐसा हुआ है आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक से जाके आपने 1,000 रुपया विड्रॉ करवाया और बैंक जो है वो आपको कहता है जी 1,000 रुपया प्लस हमें 180 रुपये टैक्स दे दें, होता है? नहीं, पैसे के ऊपर टैक्स नहीं होता, तो कैश भी इसमें नहीं आता। जो फिर शेयर्स होते हैं, सिक्योरिटीज़ होते हैं, जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रही होती हैं, उनके ऊपर भी सेल्स टैक्स नहीं लगता, बिकॉज ये गुड्स की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रही होती। तो ये वो चीज़ें हैं जो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती। इसको एक दफ़ा बुक से पढ़ लें, इसकी एग्जाम्पल भी गिवन की है, इसको रीड आउट कर लें, फिर हम यहाँ पे आगे चलते हैं और हम आगे डिस्कस आउट करते हैं क्या है और क्या नहीं है। इज दैट क्लियर? और ये इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर पर ये डिस्काउंट कूपन्स वाला पॉइंट है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। आप इससे एक दफ़ा बुक से रीड आउट कर लें तसल्ली से, इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। डिस्काउंट मिल जाना इज़ समथिंग एल्स। वो आपको डिस्काउंट मिल गया है, 1,000 रुपये की चीज़ लेने के 200 रुपये छोड़ दिया, 800 रुपये की चीज़ पड़ी है, डिस्काउंट है, ये आपने आज टुडे रिसीव की है।
डिस्काउंट कूपन है कि फ्यूचर में मिलेगा, वो मिलता नहीं मिलता वो अलग चीज़ है। तो डिस्काउंट कूपन गुड्स नहीं है, डिस्काउंट मिल जाना इज अ पार्ट ऑफ अ गुड्स, उसको हम ट्रेड करेंगे। अगर आपको डिस्काउंट मिल गया है, चीज़ 1000 की थी आपको 800 की मिली है, तो आप टैक्स किस पे पे करेंगे? 800 पे पे करेंगे, 800 इंटू 18% करेंगे। लेकिन डिस्काउंट कूपन है कि भाई आपको मिल जाएगा, फ्यूचर में नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तो वो एक्शनेबल क्लेम में आता है। क्लियर है, ये पढ़ लिया। अब ये गुड्स की ना दो टाइप्स होती हैं, आगे लिखा भी होगा अगली डेफिनेशंस पे। एक होती हैं टैक्सेबल गुड्स और दूसरी होती हैं एग्जेम्प्ट गुड्स। ये दोनों रीड ओनली हैं, ये याद नहीं करनी है, बिकॉज आपको फिंगर टिप्स पे हो जाएगा कि टैक्सेबल गुड्स किन्हें कहते हैं और एग्जेम्प्ट गुड्स किन्हें कहते हैं। सिंपल सी बात है, वो तमाम गुड्स जिनके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा उन्हें हम क्या कहते हैं? एग्जेम्प्ट गुड्स कहते हैं। जैसे ये आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, गंदम वगैरह, सब्जियां वगैरह, लाइव एनिमल्स वगैरह हो गए, इनके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता। बुक्स वगैरह के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता, कुरान पाक के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता, तो ये एग्जेम्प्ट गुड्स हैं, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। टैक्सेबल गुड्स वो हैं जिनके ऊपर टैक्स चार्ज होगा। इसकी आगे मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, किसी के ऊपर 18% टैक्स लगता है, किसी के ऊपर 10% लगता है, किसी के ऊपर 5% लगता है, कोई हमारी होती हैं ज़ीरो रेटेड, उनको हम क्या कहते हैं? टैक्सेबल गुड्स कहते हैं। गॉट इट? जो एग्जेम्प्ट गुड्स हैं इसके लिए हम आगे जाके अपना प्रॉपर डिटेल पढ़ेंगे और एक स्केजुअल पढ़ेंगे, उसको हम कहेंगे 6 स्केजुअल। प्रॉपर लिस्ट आएगी कौन कौन सी गुड्स जो हैं वो एग्जेम्प्ट होती हैं, उनकी प्रॉपर हम लिस्ट पढ़ेंगे। और टैक्सेबल गुड्स के भी हम देखेंगे हमारे पास नॉर्मल गुड्स कौन सी होंगी, हमारे पास 5th स्केजुअली गुड्स कौन सी होंगी, हमारे पास 3rd स्केजुअली गुड्स कौन सी होंगी, हमारे पास 8th स्केजुअली गुड्स कौन सी होंगी, वो हम डिस्कस आउट करेंगे। तो ये रीड उन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली फिर यहाँ पे बात आती है सप्लाई की। सप्लाई की भी दो टाइप्स आ जाएंगी, एक होगी टैक्सेबल सप्लाई, एक होगी हमारे पास एग्जेम्प्ट सप्लाईज। एग्जेम्प्ट सप्लाई वो है कि हम गुड्स को तो बेच रहे हैं लेकिन वो एक्टिविटी टैक्सेबल नहीं है, एक्टिविटी ही टैक्सेबल नहीं है, वो मेरे लिए क्या है? एग्जेम्प्ट सप्लाई। जैसे फॉर एग्जांपल एसी बेचना क्या है? एसी बेचना टैक्सेबल एक्टिविटी। एसी इटसेल्फ क्या है? गुड्स हैं, टैक्सेबल गुड्स है। लेकिन जाके मैंने एसी मस्जिद में लगा दी है, मस्जिद में लगाई है, चैरिटी की है, सप्लाई है, टैक्सेबल नहीं है। बाप ने बेटे को गिफ्ट कर दिया, अब गिफ्ट किया, सप्लाई तो हुई है, गुड्स तो ट्रांसफ़र हुई हैं, बट गिफ्ट के ऊपर टैक्स नहीं होता, तो ये एग्जेम्प्ट सप्लाईज है। कुछ होंगी हमारे पास टैक्सेबल सप्लाईज जिसके ऊपर हम क्या करेंगे? मुख्तलिफ रेट्स के ऊपर टैक्स चार्ज कर रहे होंगे। तो ये टैक्सेबल सप्लाईज और एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी क्या हैं? आपके लिए रीड ओनली है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद टैक्सेबल एक्टिविटी वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आना था, फर्स्ट एरिया। गुड्स सेकंड था लर्निंग बेस के लिए। अब थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें से अभी स्प्रिंग 22 से लेके स्प्रिंग 25 तक इस एक टॉपिक में से 2 दफ़ा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आया है, वो है सप्लाई। अगर हम देखें तो हमने एक असूल पढ़ा था कि हम टैक्स चार्ज करें किसके ऊपर? सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर। हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि हम आउटपुट टैक्स किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए। हम इनपुट टैक्स किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए। तो जब हम यहाँ पे चीज़ों को करते आ रहे थे, हमें लग गया पता है भाई टैक्सेबल एक्टिविटी क्या होती है। अगर टैक्सेबल एक्टिविटी है तो कहानी कहाँ चलेगी? आगे चलेगी। हमें लग गया पता गुड्स क्या है क्या नहीं है। हमें लग गया पता गुड्स टैक्सेबल भी होती हैं, एग्जेम्प्ट भी होती हैं। अब आखिरी बात क्या रह गई है? सप्लाई की। अगर सप्लाई ऑफ गुड्स हुई हैं फिर हम क्या करेंगे? टैक्स चार्ज करेंगे। अगर सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं हुई तो हम टैक्स चार्ज
नहीं करेंगे। तो सप्लाई जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, बिकॉज हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसकी बेस, हमारे सेल टैक्स सारी बेस जो है वो किस पे है, सप्लाई पे। सप्लाई किसे कहते हैं इसको हमने डिस्कस करना है, ये हम फिर कल ही डिस्कस करेंगे। कल सप्लाई, वैल्यू सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई दोनों एक साथ डिस्कस कर लेंगे, और उसके साथ चैप्टर नंबर 18 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वाइंड अप भी हो रहा होगा। तो जो कल का लेक्चर है, आप कह सकते हैं कल के लेक्चर के बाद आपका 40% सेल्स टैक्स खत्म। चैप्टर नंबर 18 जो है वो हमारा क्या होगा, वाइंड अप होगा। आपने अगर आज एक चीज़ नोटिस की हो कि जैसे ही वो कंसेप्ट डिस्कस किया है, मैंने आपको उसका पास्ट पेपर क्वेश्चन डिस्कस करवा दिया है। ये सिर्फ इस एक लेक्चर के लिए नहीं था, ये थ्रू आउट टेक्स्ट में होगा कि हम जैसे कोई भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हम उसके पास्ट पेपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो हैं वो साथ साथ करेंगे। कल सप्लाई डिस्कस करूंगा, सप्लाई के जितने भी सिनेरियोज आए हैं वो हम क्या करेंगे, साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी साथ साथ करने हैं और न्यूमेरिकल्स भी हमने साथ साथ करने हैं। वी आर नॉट गोइंग लाइक दैट कि हम पहले सारा सिलेबस ख़त्म करें फिर हम पास पेपर करें, आपको आधी बातें भूली हों आधी याद हों और बर्डनाइज फील करें, ऐसा नहीं करना। इस तरह आज आपने पढ़ा, समझा, सवाल डिस्कस किया, हमारी थ्रू आउट सेशन अप्रोच जो है वो यही चलेगी। जो कल का लेक्चर है वो सुपर इंपॉर्टेंट है, जिसको कल का लेक्चर समझ आ गया उसका 40% सेल्स टैक्स डन है। वो इस सेल्स टैक्स में से वो मार्क्स जो है 30 नंबर में से 20 से 24 नंबर आराम से सिक्योर कर लेगा। ठीक है, तो आज के लिए जितना हमने पढ़ा है, आपका यू कैन से डैट पहला होमवर्क यही है कि इनको अच्छी तरह रीड आउट करके आइएगा। ख़ास तौर पर टैक्सेबल एक्टिविटी और गुड्स की डेफिनेशन को अच्छी तरह रीड आउट करके आइएगा, ताकि आपको कल सप्लाई को समझते हुए कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस ना आए। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।